हेलो दोस्तों, हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 8 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एक नया मेनू आइटम बनाया था हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये नया मेनू हमने बनाया था। देन हमने इस टेबल के अंदर 3 स्टैटिक रिकॉर्ड, हार्ड कोडेड 3 रिकॉर्ड हमने दिखा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो स्टैटिक हार्ड कोडेड रिकॉर्ड्स है इनको हटाएंगे और हमारा जो बैकएंड एप्लीकेशन है उसमें से हम लोग डेटा लेके आएंगे। एपीआई कॉल करेंगे हम लोग और वहाँ से डेटा लेके आएंगे इस टेबल के अंदर। सो लेट्स गो। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों सिलेक्टेड दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये सही दिख रहा है। यहाँ से अगर स्टूडेंट को हटा दूँ तो फिर से वो दोनों भी सिलेक्टेड दिख रहे। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। यहाँ पे स्टूडेंट क्रड डैशबोर्ड, इसके अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट है। डैशबोर्ड लेआउट में डैशबोर्ड साइड बार में हमें वो इशू आ रहा है। साइड बार के अंदर और यहाँ पे आप देखिए सिलेक्टेड एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ का जो मेनू है वो, और ये हमारा स्टूडेंट का मेनू है। तो ये जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे और का कंडीशन दिया है, और पाथ अगर स्लैश है तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप स्लैश दो या फिर कुछ भी मत दो, वो सेम है। तो यानी कि अगर स्लैश है अगर पाथ हमारा तो वो सिलेक्टेड होना चाहिए, और ये कंडीशन दोनों को एप्लीकेबल है। तो हम लोग एम्प्लॉय जो है उसमें से ये कंडीशन निकाल देते हैं। यहाँ से कंडीशन को निकाल लेते हैं कि अगर जब पाथ स्लैश होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे अगर ये सारे पाथ अगर छोड़ के अगर कोई भी पाथ है तो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट रेंडर होगा, तो इसमें स्लैश भी आता है क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे भी स्लैश मेंशन नहीं किया। तो अगर हमारा पाथ अगर स्लैश होता है तो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट रेंडर होगा। तो इसीलिए जब भी हमारा पाथ स्लैश होगा तो सिलेक्टेड में हमें स्टूडेंट चाहिए, इसलिए ये जो कंडीशन है और की पाथ नेम इज इक्वल टू स्लैश, ये वाली कंडीशन रखते हैं स्टूडेंट के लिए और एम्प्लॉय के लिए निकाल दिया हमने। अब चल के देखते हैं तो ये फिक्स हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस स्टैटिक डेटा को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और हम लोग लेके आएंगे डायनेमिक डेटा जो हमारे डेटाबेस में सेव है, और उसके लिए हमने एपीआई भी लिखे हुए हैं स्प्रिंग बूट के। तो हम चलते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में जो मैंने ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकएंड का प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो जाके आप देखिए, उसमें हमने ये बैकएंड का एप्लीकेशन सेटअप किया था। और ये हमारा पोस्टमैन, जिसमें आप देखिए सारे ये जो एपीआई है, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट ऑल स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, ये सारे हमारे एपीआईज है जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं। हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। इन 2 फाइल्स को वन कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट में आप देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट का एरे हमने बनाया था ये स्टैटिक एरे है जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब इस स्टैटिक डेटा को हम हटा देंगे, और ये जो स्टैटिक डेटा है यहाँ पे आप देखिए गेट स्टूडेंट स्टोर और सेट स्टोर, ये 2 फंक्शंस है। तो गेट स्टूडेंट स्टोर लोकल स्टोरेज में से डेटा रीड कर रहा है। अगर लोकल स्टोरेज में से डेटा नहीं मिलता है तो वो इस स्टैटिक डेटा को कंसिडर करेगा। तो बेसिकली ना हमें लोकल स्टोरेज चाहिए ना हमें ये स्टैटिक डेटा चाहिए। और ये जो सेट फंक्शन है ये भी क्या कर रहा है, बेसिकली लोकल स्टोरेज में स्टूडेंट को सेट करा है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम लोग कॉल करेंगे हमारा एपीआई। तो एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install एक्सियोस। तो ये एक्सियोस एक पैकेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं बैकएंड एपीआई को कॉल करने के लिए। तो ये हो गया इंस्टॉल। अब यहाँ पे ये जो डेटा फोल्डर है हमारा, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा
यहाँ पे axios.ts, ओके। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट axios फ्रॉम axios, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक axios का क्लाइंट सेटअप करेंगे, क्योंकि हमें API कॉल करने हैं और उसके लिए हम लोग axios का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज एक कॉमन क्लाइंट सेटअप करूँगा और वही क्लाइंट हम लोग सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्स्ट API क्लाइंट इज इक्वल टू axios.create, तो ये बन गया हमारा एक क्लाइंट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज सेटअप करते हैं इसकी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बेस URL आ गया है, तो बेस URL कोलन। अब जो बेस URL है वो ये कि देखिए वहाँ पे ऑटो सजेशन में कमेंट भी आ रहा है कि सेटअप योर API बेस URL हियर, यानी कि यहाँ पे हमें सेट करना है हमारा जो बैकएंड है उस बैकएंड का बेस URL, बैकएंड का बेस URL यानी कि हमारा जो बैकएंड का होस्ट है वो। तो हमारा बैकएंड का होस्ट क्या है, हमारा बैकएंड का होस्ट है लोकल होस्ट 8080। आप देख सकते हैं 8080 पे एप्लीकेशन रन कर रहा है, यानी हमारा जो बैकएंड का होस्ट है लोकल होस्ट 8080। सो यहाँ पे बेस URL के अंदर जाके http://localhost:8080, ओके। ये हो गया हमारा बेस URL जो हमारा बैकएंड का होस्ट। देन आ जाते हैं हमारे कॉमनली हमें कंटेंट टाइप का ही हेडर चाहिए होता है। देखिए ऑटो सजेशन में आ भी रहा है, तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, तो इतना हम लोग सेटअप करते हैं। और अब ये कॉन्स्ट API क्लाइंट ये जो बनाया है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट, और API क्लाइंट को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट वाले फाइल में और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग API क्लाइंट को। इंपोर्ट API क्लाइंट फ्रॉम, ये हमने इंपोर्ट किया हमारे student.ts में। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे ये तीन जो फंक्शन मैंने, ये जो तीन चीज़ें मैंने दिखाई आपको, इनका हमें कोई भी काम नहीं है। इनको सिलेक्ट करो और सीधा मैं इनको हटा दूंगा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अब हमें। अब चलते हैं हमारे गेट मैनी फंक्शन में। तो पिछले मैंने आपको कहा था गेट मैनी फंक्शन के यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे हमारा गेट ऑल स्टूडेंट वाला जो API है उसको। अब ये रहा गेट ऑल स्टूडेंट का API, गेट API है, ये है उसका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को कॉपी मैंने हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे आके इधर यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, और बैक टिक लगाता हूँ। बैक टिक मतलब आपका जो एस्केप बटन है उसके नीचे जो बटन आता है आपका वो है बैक टिक का, और यहाँ पे टेस्ट कर दूंगा मैं। अब ये जो है ये पैरामीटर वाली चीज़ है, इनको हटा देता हूँ, सिर्फ URL रखता हूँ। तो ये हो गया हमारा URL। अब हमें यहाँ पे अगर आप देखें हमको चाहिए पेज साइज और सॉफ्ट, ठीक है। तो सबसे हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट पेज। अब पेज के लिए हमारे पास यहाँ पे पेजिनेशन मॉडल है, तो पेजिनेशन मॉडल डॉट पेज, तो ये आ गया हमारा पेज। देन हमारे पास हमें साइज पास करना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू, और साइज भी हमें मिल रहा है पेजिनेशन मॉडल से। और ये जो पेजिनेशन मॉडल है ये हमें मिल रहा है डायरेक्टली हमारा जो स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट है उसमें हमें ये पेजिनेशन मॉडल मिल रहा है। अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि गेट मैनी
और गेट स्टूडेंट जो है इसको सर्च करेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमें पेजिनेशन मॉडल, ये सॉर्ट मॉडल, ये फिल्टर मॉडल, ये सब हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ये कहाँ से मिल रहा है? तो ऑब्वियसली हमने ये टेम्पलेट डायरेक्ट मटेरियल यूआई से उठाया है, तो उसमें एक डेटा ग्रिड करके एक कंपोनेंट है और उसका ये पेजिनेशन मॉडल, ये सॉर्ट मॉडल, फिल्टर मॉडल, ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हैंडल की गई है। तो एम्प्लॉयज़ में अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो ये डेटा ग्रिड का कंपोनेंट है जो मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, जिसमें ये पेजिनेशन का, सॉर्टिंग का, ये सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने हैंडल करके रखा है और इसलिए हमें वो एज इट इज़ मिल रहा है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलते। और जैसा मैंने बताया कि पेजिनेशन हमें ऑलरेडी अपना जो मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है उसमें से मिल रहा है, तो हमें उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। देन पेज सेटअप कर लिया, साइज का सेटअप कर लिया, देन हमें चाहिए सॉर्ट। सॉर्ट के लिए चलते हैं इसमें, यहाँ पे लिखते हैं सॉर्ट इज इक्वल टू सॉर्ट मॉडल। यहाँ पे देखिए ऑटो सजेशन में ही ऑलरेडी आ गया है। तो सॉर्ट मॉडल, तो सॉर्ट मॉडल में मैंने आपको, जब हम बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सॉर्ट मॉडल में हम लोग देते हैं पहले तो इस फील्ड के ऊपर हमें सॉर्टिंग करनी है, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, उसके बाद हम लगाते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें ऑटो सजेशन मिल रहा है। इसको अगर मैं ले लूँ तो आप यहाँ पर देखिए सॉर्ट मॉडल सबसे पहले तो लेंथ चेक कर रहा है सॉर्ट मॉडल की, ग्रेटर देन है क्या। अगर ग्रेटर देन है सॉर्ट मॉडल की लेंथ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सॉर्ट मॉडल ऑफ 0 डॉट फील्ड और सॉर्ट मॉडल ऑफ 0 डॉट सॉर्ट। तो बेसिकली पहले सॉर्ट मॉडल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉर्ट ग्रिड सॉर्ट मॉडल टाइप है, तो इसमें एक एरे है ऑफ ग्रिड सॉर्ट आइटम और उसके अंदर एक फील्ड है और एक सॉर्ट का एक सॉर्ट का फील्ड है। तो बेसिकली सॉर्ट मॉडल मतलब एक एरे है, एक एरे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट में हर ऑब्जेक्ट में सॉर्ट होगा। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा कि ये एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट है, कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो सारे ऑब्जेक्ट होंगे हर एक ऑब्जेक्ट पर एक होगा फील्ड और उस वैल्यू होगी और उसमें होगा सॉर्ट, उसमें भी कुछ वैल्यू होगी। ओके, और ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो इसको हटा के इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हो। तो ये जो सॉर्ट मॉडल है उसकी वैल्यू होगी कि एक एरे होगा, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे और हर ऑब्जेक्ट में फील्ड होगा, सॉर्ट होगा, फील्ड सॉर्ट, फील्ड और सॉर्ट। ओके, इस तरीके के स्ट्रक्चर है इस सॉर्ट मॉडल का। अब पहले हम चेक करेंगे कि सॉर्ट मॉडल की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, उसकी लेंथ 0 है अगर, तो डायरेक्टली हम लोग ब्लैंक। अगर सॉर्ट मॉडल की लेंथ ग्रेटर देन 1 है, क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसका फील्ड लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारा एरे का, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है कॉमा देंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सॉर्ट में जो भी वैल्यू है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फील्ड चाहिए हमें, उसके बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद हम सॉर्ट की डायरेक्शन देंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो वो यहाँ पे हमने दे दिया है कि पहले आएगी फील्ड, उसके बाद आएगा कॉमा, उसके बाद आएगा हमारा सॉर्ट। तो जो कि इस सॉर्ट मॉडल के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम
है बेसिकली जो फर्स्ट वाला है उसी को कंसिडर करके ले लिया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अब हटा, और ये जो है स्टूडेंट स्टोर, गेट स्टूडेंट स्टोर, अब हमें ये चाहिए ही नहीं। हम अब डायनेमिक डेटा लेके आने वाले हैं, तो इसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा बन चुका है यूआरएल, हमारा पेज भी बन चुका है, साइज और सॉर्ट तीनों चीज़ें बन चुकी है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। तो बेसिकली ये फंक्शन आप देखिए और असिंक फंक्शन है, असिंक में ये फंक्शन कॉल होगा और हम जब एपीआई कॉल करेंगे तो अब हम वेट करेंगे जब तक एपीआई कॉल कंप्लीट नहीं होता, तब तक यहाँ पे जो कंट्रोल है वो होल्ड होगा। लोग यहाँ पे एपीआई कॉल लिखेंगे, एपीआई क्लाइंट, हमने यहाँ पे एक्सीओएस में एपीआई क्लाइंट लिखा है, ये हमारा बेसिक क्लाइंट हमने क्रिएट किया। उसी एपीआई क्लाइंट का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे गेट। तो अब हमें एपीआई कॉल करना है ये वाला, गेट एपीआई है, इसीलिए हम एपीआई क्लाइंट डॉट गेट करेंगे। फिर हमें देना है यूआरएल, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है यूआरएल। उसके बाद तो बेसिकली ये हो गया हमारा एपीआई कॉल, जिसमें हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड पैरामीटर पास करेंगे जो होगा एक एरे, जिसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे दिखा है कॉन्फिग होता है। तो कॉन्फिग के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा डेटा पास कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर पैरामीटर्स पास करने हैं तो हम वो पास कर सकते हैं। हमें अगर हेडर्स पास करने हैं, एक्स्ट्रा हेडर, तो बेसिकली ये हेडर्स तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ अगर कोई और हेडर भी पास करने हैं तो हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सीओएस कॉन्फिग का, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। बेसिकली हमें पास करना है यहाँ पे पैरामीटर्स, जो कि है ये वाले पेज साइज सॉर्ट, ये वाले पेज साइज सॉर्ट हमें पास करने। यहाँ से हम लोग उनको पास कर सकते हैं पेरेंट्स लिख के। तो ये रहा पेरेंट। अगर आपको बाय चांस अगर कोई हेडर पास करने हैं तो आप हेडर्स भी पास कर सकते हैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट लिख के। और इस ऑब्जेक्ट में ये देखिए एक्स पेज वगैरह जो भी है, आपको अगर हेडर पास करने होंगे तो आप हेडर पास यहाँ से कर सकते हैं इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी मुझे पास यहाँ पे नहीं करने, मैं इसको हटा दूंगा। मुझे पैरामीटर्स पास करने, पैरामीटर में मुझे पास करना है देन साइज देन सॉर्ट। ओके, तो ये पैरामीटर हमने ऑलरेडी बना लिए यहाँ पर, जो मैंने पैरामीटर पैरेंट्स के कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए ये और ये चाहिए, क्योंकि लोकल स्टोरेज से जो डेटा आ रहा था उस डेटा को यहाँ पे उन्होंने लिया था फिल्टर करने के लिए। जो टेम्पलेट हमें मिला था उसमें जो कोड लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो उन्होंने यहाँ पे ये फिल्टर करने के लिए यहाँ पे फिल्टरेशन का कोड लिखा है, जो डेटा लोकल होस्ट में से लोकल स्टोरेज में से आ रहा था, उस डेटा को फिल्टर करने के लिए ये सारा कोड लिखा है। और फिर उसी डेटा को सॉर्ट करने के लिए ये कोड लिखा है। अब हमारा जो सॉर्टिंग है और जो फिल्टरिंग हम कर नहीं रहे, तो लेकिन जो सॉर्टिंग की चीज़ है और पेजिनेशन की चीज़ है वो हमारी बैकएंड हैंडल कर रहा है। तो हमारा एपीआई कॉल हो गया, इसलिए हमें ना उस फिल्ट्रेशन की ना सॉर्टिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेजिनेशन, ये पेजिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पेजिनेशन बैकएंड में हैंडल किया है। हमको सिर्फ ये पेज और साइज को पास करना है यहाँ पे, और हमारा बैकएंड पेजिनेशन हैंडल कर लेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमें रिटर्न क्या क्या करना है। रिटर्न हमें करना है जो पेजिनेटेड स्टूडेंट्स थे, जो यहाँ पे रिटर्न हो गया था पेजिनेटेड स्टूडेंट, यानी बेसिकली हमें एक एरे रिटर्न करना है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा एरे रिटर्न करना है। एंड देन हमको रिटर्न करना है यहाँ पे फिल्टर स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी बेसिकली यहाँ पे फिल्टर स्टूडेंट डॉट लेंथ का मतलब है कि हमें टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिटर्न करना है।
तो हम चलते हैं पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है और डेटा के अंदर एक कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है। तो एपीआई में रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिलेगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा ये जो है एक्सीओएस का जब क्लाइंट होता है तो एक्सीओएस क्लाइंट से जो रिस्पॉन्स मिलता है उस रिस्पॉन्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उस रिस्पॉन्स में एक डेटा नाम का एट्रीब्यूट हमें मिलता है जिसके अंदर ये पूरी चीज़ हमें मिलती है। हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स है ये पूरा रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलता है। ओके, तो ये रहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर हमें ये पूरी चीज़ मिलेगी। तो अगर हमको मैसेज लेना है तो हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर ये पूरी चीज़ मिल रही है, इसलिए डेटा डॉट मैसेज। अगर टाइम स्टैम्प लेना है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा रहेगा ही, और उसके अंदर हमें मिल रहा है डेटा, इसलिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टाइम स्टैम्प। अगेन रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस कोड, वैसे ही रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंटेंट। ऐसा करेंगे तो हमें ये स्टूडेंट एरे मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर वो एपीआई का रिस्पॉन्स मिल गया। एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर एक फील्ड है डेटा नाम की, उसके अंदर कंटेंट नाम की फील्ड है, अंदर हमारा स्टूडेंट का एरे है। ये कंटेंट नाम की फील्ड है जिसमें हमारा डेटा है। अब आइटम काउंट, तो जो टोटल हमारे एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट का काउंट हमें यहाँ पे आइटम काउंट में पास करना है। टोटल एलिमेंट का काउंट क्यों पास करना है? क्योंकि जो पेजिनेशन है वहाँ पे कितने पेजेस दिखाने हैं ये हमारे कंपोनेंट को समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें टोटल काउंट पास करना पड़ेगा वहाँ पे। तो टोटल काउंट पास करने पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमें मिलेगा ये पूरा डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर पूरा डेटा मिल गया। उसके अंदर हमारे पास है डेटा, तो उसके अंदर हमारे पास है डेटा। उस डेटा के अंदर अगर आप देखें तो उस डेटा के अंदर हमारे पास है एक पेज नाम का एट्रीब्यूट, तो हमारे पास है पेज नाम का एट्रीब्यूट, और उस पेज के एट्रीब्यूट के अंदर है टोटल एलिमेंट। ये रहे टोटल एलिमेंट, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हमारा पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा। में हमें उसमें हमारे एपीआई रिस्पॉन्स में डेटा फील्ड है, उसके अंदर एक पेज नाम की फील्ड है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स नाम की फील्ड है जो हमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रिटर्न कर रही है। तो ये हो गया हमारा पूरा गेट मेनी वाला एपीआई। इसमें हम अब फिल्टर मॉडल यूज नहीं कर रहे, तो फिल्टर मॉडल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से भी फिल्टर मॉडल हटा देंगे। ओके, जो गेट मेनी है तो हमने गेट ऑल स्टूडेंट का एपीआई यहाँ पे कॉल कर दिया। अब गेट वन के एपीआई पे आते हैं। अब अगेन यहाँ पे स्टूडेंट हमें लोकल स्टोरेज से रिटर्न नहीं रीड करना, यहाँ से यूआरएल को लेके आते, कॉपी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें पोस्टमैन में चलते और गेट स्टूडेंट बाय आईडी पे चलते। गेट वन मतलब सिर्फ लेके आएंगे हम लोग और उस स्टूडेंट की आईडी पास करेंगे और वो स्टूडेंट हमें मिल जाएगा। तो ये है उसका एंड पॉइंट, और ये एंड पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। हमें बस यहाँ पे लिखना है स्लैश, और इसके बाद हमारा जो स्टूडेंट का आईडी है वो आएगा। अब ये स्टूडेंट आईडी हम स्टैटिक नहीं देंगे, इसके बदले देंगे हम लोग उसको डॉलर और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। तो इससे हमारा ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसको बैक टिक में लिखा है, अगेन जो एस्केप के नीचे जो बटन है बैक टिक, उसका इस्तेमाल करेंगे और
डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे वेरिएबल को लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। देन यहाँ पे API कॉल करेंगे, const इज इक्वल टू await API client डॉट गेट। ओके, API client डॉट URL को पास कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नॉट स्टूडेंट टू शो, देन यहाँ पे उन्होंने एरर थ्रो किया। उन्होंने मतलब जो भी हमने टेम्पलेट हमने मटेरियल USA कॉपी किया था, ऑलरेडी जो लिखा हुआ कोड है उसमें ये चीज़ ऑलरेडी दी गई थी कि अगर स्टूडेंट नहीं मिला तो एक एरर थ्रो कर दिया गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे। हम लोग रिस्पॉन्स आया है हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जिसके अंदर हमारे पूरे API का रिस्पॉन्स आएगा और उसके डेटा फील्ड में हमारा स्टूडेंट का डेटा होगा। तो अगर हमारा स्टूडेंट एम्प्टी होता है तो हम स्टूडेंट नॉट फाउंड करेंगे, और अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो हम उस स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हमारा स्टूडेंट आएगा जो रिटर्न होके हमारे UI पे दिखेगा। अब चलते हैं क्रिएट स्टूडेंट के API पर। अगेन इसी URL को कॉपी करेंगे। अब अगेन ये जो गेट स्टूडेंट स्टोर है इसको निकाल देंगे, स्टोरेज से डेटा नहीं चाहिए। ये हो गया API का एंड पॉइंट। अब क्रिएट स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे API क्लाइंट डॉट पोस्ट। अब यहाँ पे गेट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पोस्ट का, क्योंकि जो क्रिएट स्टूडेंट मेथड है वो हमारा एक पोस्ट कॉल है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पे कॉल करेंगे API क्लाइंट डॉट पोस्ट। देन उसके बाद हम देंगे URL, और उसके बाद हम अगर पोस्टमैन में देखें तो हमने URL दी और हमें डेटा भी पास करना है इस क्रिएट स्टूडेंट के API को, जो हम देंगे यहाँ पे डेटा। और आप देख सकते जो क्रिएट 1 है उसको हमें ऑलरेडी एक डेटा नाम का फील्ड मिला है, उस डेटा को हम यहाँ पे पास करेंगे। ये हो गया हमारा डेटा, और ये API एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे सेट स्टूडेंट स्टोर किया है, इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट अगर होता है तो यहाँ पे एरर मैसेज थ्रो कर देंगे, फेल टू क्रिएट स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट क्रिएट हो जाता है सक्सेस, वो स्टूडेंट रिटर्न करना है तो उसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर वो स्टूडेंट आएगा जिसको हम रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट चलते अपडेट स्टूडेंट वाले पर। अगेन ये जो लोकल होस्ट वाला कोड था वो नहीं चाहिए, निकाल लेंगे। URL चाहिए हमें, URL कॉपी करेंगे, URL पेस्ट कर देंगे। अब चलते अपडेट पे आप देखिए हमारा URL है ये API स्टूडेंट CRUD student ID /API /student CRUD /student ID, ये हो गया हमारा URL। उसके बाद इस URL को हमें एक ऑब्जेक्ट भी पास करना है स्टूडेंट डेटा का। जो अपडेटेड वैल्यूज़ है वो हम इस बॉडी में पास कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट API client डॉट पुट। तो अपडेट का जो कॉल है वो पुट कॉल होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉलोअर से। जब अपडेट का कॉल लिखते हैं तो हम उसको एक पुट रिक्वेस्ट में लिखते हैं, और जब हम कॉल करेंगे तो हम लोग कॉल करेंगे पुट। देन हमारा आएगा URL,
और उसके बाद हमें उसको डेटा भी सेंड करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अपडेट की है उस पर डेटा। तो डेटा जो हमें ऑलरेडी फंक्शन के पैरामीटर में मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है सेट की, स्टोरेज में सेट नहीं करना है, इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे अपडेटेड स्टूडेंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ ये चेक कर रहे हैं। और अगर अपडेटेड स्टूडेंट अब स्टूडेंट अगर अपडेट नहीं हुआ तो एरर थ्रो कर दिया है। तो स्टूडेंट नॉट यहाँ पे अपडेटेड लिख देता हूँ, अपडेटेड। और यहाँ पे अगेन रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर अगर नहीं मिलता इसका मतलब हमारा नहीं हुआ, एरर थ्रो हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट अपडेट हुआ है तो उस अपडेटेड स्टूडेंट को रिटर्न कर दो। हमारा अपडेटेड स्टूडेंट का डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर होगा, उसको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट डिलीट वन में भी वही URL कॉपी करेंगे, इसको निकाल के ये URL रखेंगे। स्टूडेंट आईडी हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे डिलीट का कॉल कर देंगे, अवेट API client डॉट डिलीट, और इसको URL पास कर देंगे। ये हो गया हमारा डिलीट का कॉल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चलते ये देखिए ये ग्रिड फिल्टर मॉडल ये हमने हटा दिया था, जो यहाँ पे था गेट मेनी के अंदर एक फिल्टर मॉडल भी था जिसको हटा दिया, तो वो चीज़ भी यहाँ से हमने हटा दी। अब चलते हैं, ये देखिए स्टूडेंट लिस्ट के अंदर कुछ इशू आ रहा है। स्टूडेंट लिस्ट के अंदर गेट स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे, जो गेट स्टूडेंट है वो हमारा है गेट मेनी फंक्शन, गेट मेनी एज गेट स्टूडेंट। तो जो गेट मेनी फंक्शन है उसको एज गेट स्टूडेंट इस्तेमाल किया है। तो गेट मेनी फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे पेजिनेशन मॉडल और सॉर्ट मॉडल ये दो पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेजिनेशन मॉडल, सॉर्ट मॉडल और फिल्टर मॉडल भी पास किया है। हमने फिल्टर मॉडल हटा दिया था, यहाँ से भी उसको हटा देंगे। ये इशू अब निकल गया। हमारा जो API काम था वो अब कम्प्लीटली पूरा हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इस पे फ्रंट एंड के वेब पेज पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क इशू आ रहा है। ये नेटवर्क एरर का इशू क्या है एक बार हम देखेंगे। इंस्पेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे कंसोल में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए बहुत सारे इशू यहाँ पर आ रहे हैं। और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आप देखिए एक्सेस टू सम XML HTTP रिक्वेस्ट और कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली हम चलते हैं नेटवर्क टैब में, और नेटवर्क टैब में देखते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क टैब में आप आइए और ये जो फेच XHR है इस पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जो API रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं अपने ऐप में, फ्रंट एंड ऐप में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप अगर यहाँ पे देखें तो कॉर्स एरर आ रहा है। कॉर्स एरर यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट रिसोर्स शेयरिंग इशू। तो ये इशू बेसिकली होता क्या है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस तो रिक्वेस्ट URL देखिए आप क्या बन रही है, लोकलहोस्ट 8080/API/student/students और पेज इज इक्वल टू 0, साइज इक्वल टू 0 और सॉर्ट इज इक्वल टू एम्प्टी भी बेसिकली। तो बेसिकली ये पाथ बन रहा है। और जो क्रॉस ओरिजिन का इशू होता है, ये इशू ब्राउज़र थ्रो करता है जब उसे ऐसा लगता है कि एक दूसरे डोमेन में रिक्वेस्ट जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लोकलहोस्ट 5173 ये है फ्रंट एंड का डोमेन लोकलहोस्ट 5173, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट देखेंगे तो वो जा रही है लोकलहोस्ट 8080 को। तो इसीलिए ब्राउज़र को ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा है ही कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो लोकलहोस्ट 517 जा रहा है, हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है लोकलहोस्ट 8080 को, जो एक अलग डोमेन है। लोकलहोस्ट 5 ये एक डोमेन है और लोकलहोस्ट 8080 ये एक अलग डोमेन है। तो
ब्राउज़र को वो दिख रहा है कि लोकलहोस्ट 8080 एक अलग डोमेन है, इसलिए वो वहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी जाने ही नहीं दे रहा, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और आपको क्रॉस ओरिजिन का इशू दे रहा है। अब क्रॉस की वही है कि इसी जो भी रिसोर्सेस आएंगे वो इसी डोमेन से आएंगे, वो लोकलहोस्ट 5173 से ही आएंगे। अगर किसी और डोमेन से रिक्वेस्ट आती है, यानी कि लोकलहोस्ट 8080 यहाँ पे है, तो ये एक अलग डोमेन है। अगर डोमेन से कोई डेटा आता है तो ब्राउज़र उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसका अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। चलते हैं अपने कोड के अंदर। XCOS हमारा है, उसमें आप देख सकते हैं हमने दिया है बेस URL। तो यहाँ पे हमने बेस URL दिया है ये लोकलहोस्ट 8080, और उसके बाद हमारा जो API कॉल हम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने URL दिया हुआ है, इसलिए वो जो पाथ बन रहा है वो बन रहा है http localhost 8080/API/studentcrud/students। ये फाइनल हमारा एक जो URL है वो बन रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है लोकलहोस्ट 8080 वो क्रॉस ओरिजिन का इशू क्रिएट कर रही है, यानी कि ये अलाइन नहीं कर रहा है लोकलहोस्ट 5173 के साथ। ये जो 8080 है ये अलग डोमेन है, इसलिए ब्राउज़र इशू दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि ये जो 8080 हमने जो बेस URL दिया है इसको हटा ही देते हैं। हम हटा दिया। अब चलते हैं, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, क्रॉस ओरिजिन का इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे http localhost 5173, अब जो कॉल जा रहा है वो कॉल 8080 को नहीं जा रहा है, अब कॉल जा रहा है 5173 को, यानी कि लोकलहोस्ट 5173/API/studentcrud/students इसको जा रहा है API कॉल। तो अब ऐसा कोई पाथ लोकलहोस्ट 5173 पे है ही नहीं। ओके, अगर आप वैसे भी अगर आप यहाँ पे जाएंगे क्रड डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे /employees है, /employees employee ID, /employee/new, /employee/employee ID, /edit, /student और else। तो ये पाथ है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे पास /API/studentcrud वाला कोई पाथ है ही नहीं, और वो करेक्ट भी है क्योंकि /API/studentcrud/student ये पाथ जो है ये हमारा लोकलहोस्ट 8080 पे है, वो लोकलहोस्ट 5173 पे है ही नहीं। तो अब इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन आप बोलोगे कि यार यहाँ पे बेस पाथ था तो डाल दिया, बेस पाथ था उस वक्त तो वो सही जगह पे कॉल दे रहा था, लेकिन यहाँ से बेस पाथ निकाल दिया तो अब वो गलत जगह पे कॉल कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर बेस URL डाल भी देंगे तो हमें वो क्रॉस ओरिजिन का इशू अगेन आएगा, लोकलहोस्ट 8080 ये अगर देंगे तो आप देख सकते हैं क्रॉस ओरिजिन का इशू हमें आ जाएगा। कॉर्स था क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये क्रॉस ओरिजिन का जो इशू है वो अगेन आ गया। और यहाँ से अगर ये पाथ निकाल देंगे तो एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे कॉल जाना उस डोमेन पे उस सर्वर कॉल जा ही नहीं रहा है। तो इस इशू को हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी का। रिवर्स प्रॉक्सी अब क्या होती है ये अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च करिए। तो मैं जस्ट क्विकली यहाँ पे ChatGPT पे प्रॉक्सी, तो रिवर्स प्रॉक्सी इज अ सर्वर that sits between clients and backend server, receiving requests from the client and forwarding them to the appropriate backend server. The client think it is talking directly to the server, but actually the reverse proxy handles first. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक क्लाइंट है ब्राउज़र, तो हमारे पास भी यहाँ पे ब्राउज़र है जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बीच में रिवर्स प्रॉक्सी आती है और फिर आता है हमारा बैकएंड सर्वर।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम दे रहे थे इसमें बेस यूआरएल जब दे रहे थे तब हमारा ब्राउज़र और विदाउट रिवर्स प्रॉक्सी देखिए क्या हो रहा था, हमारा जो ब्राउज़र है वो और डायरेक्ट कर रहा था बैकएंड सर्वर को। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम रिवर्स इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमारा ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र से कॉल जाएगा रिवर्स प्रॉक्सी को और फिर रिवर्स प्रॉक्सी बैकएंड सर्वर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू बैकएंड सर्वर को कॉल करेगा। तो ब्राउज़र को क्या लगेगा कि जो कॉल जा रहा है, कॉल जो जा रहा है वो 5173 को ही जा रहा है, ऐसा ही लगेगा। और जो डेटा आ रहा है वो भी 5173 से ही डेटा आ रहा है, ऐसा ब्राउज़र को लगेगा। तो ब्राउज़र को यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन का इशू थ्रो करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं। ब्राउज़र यहाँ पे आपको क्रॉस ओरिजिन का इशू थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउज़र को ऐसा लग रहा होगा डेटा जो जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है वो सर्वर है 5173 का, और डेटा जहाँ से आ रहा है वो भी सर्वर है 5173 का। तो ब्राउज़र यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन इशू थ्रो करेगा ही नहीं। और जो हमारा बीच में रिवर्स प्रॉक्सी बैठा है वो क्या करेगा, वो बीच में बैकएंड को कॉल करेगा, बैकएंड से डेटा उठाएगा और बैकएंड का डेटा वो ब्राउज़र को दे देगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र को लगा है मैंने कॉल किया था अपने खुद के डोमेन को, यानी 5173 को, और मुझे डेटा मिल भी रहा है 5173 से ही बैक मिल रहा है। तो ब्राउज़र को लगेगा ये ठीक है। पर यहाँ पे जो बीच में बैठा हुआ रिवर्स प्रॉक्सी है वो यहाँ से बैकएंड सर्वर को कॉल करके खुद डेटा ले रहा है और वो खुद बैक ब्राउज़र को डेटा भेज रहा है। ओके, तो अब रिवर्स प्रॉक्सी हमें अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जाएंगे नीचे हमारे एप्लीकेशन में vitconfig.ts, इसके अंदर जाएंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे सर्वर, सर्वर के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है /pi और कोलन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अब यहाँ पे देंगे हम लोग टारगेट, टारगेट हम लोग देंगे लोकलहोस्ट 8080, इसको निकाल देते हैं इस सिक्योर को। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया हमारा रिवर्स प्रॉक्सी का सेटअप। रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर जो भी पाथ है वो /API से अगर स्टार्ट होता है तो उस रिक्वेस्ट को भेज दो लोकलहोस्ट 8080 पे। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि रिवर्स प्रॉक्सी बैकएंड सर्वर को कॉल करेगी, तो वो पहले यहाँ पे हमने जो सेटअप किया है उस हिसाब से देखेगा कि अगर /API से अगर एंड पॉइंट का शुरुआत होता है तो यहाँ पे लोकलहोस्ट 8080 पे जाएगी रिक्वेस्ट। बेसिकली आप देख सकते हैं जो भी हमारा API एंड पॉइंट है, हर API एंड पॉइंट का जो स्टार्टिंग है वो हमने /API रखा है। और ये होती है एक अच्छी प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि हम जब भी रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप करते हैं तो हम ऐसे /API देके उसको रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं। तो जब भी आप API डेवलप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ ये हमारा बैक, जो भी हमने API लिखा है उन सब का स्टार्टिंग हमने /API से कर दिया है। तो ये चीज़ होती है कि क्यों ही करें, मतलब फ़र्क पड़ता है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अपने जो APIs है उसका एंड पॉइंट का स्टार्टिंग /API से ही क्यों करें। तो ये है उसका जवाब कि जब हम /API से अपने एंड पॉइंट का स्टार्टिंग करते हैं तो पहली बात तो ये पता चल जाता है कि वो जो एंड पॉइंट है वो एक बैकएंड API का एंड पॉइंट है। /API देखने से ही पता चल जाता है कि वो एक बैकएंड का जो API है उसका एंड पॉइंट है। और दूसरी बात, हम ये रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे /API लिख दो और फिर टारगेट को कर दो लोकलहोस्ट 8080। ओके,
और हमारा जो सारे जो एपीआई है वो स्टार्टिंग विथ स्लैश एपीआई है। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो फुली आ चुका है। हमारे पास टोटल 26 रिकॉर्ड्स है। तो ये फर्स्ट पेज जिस पे 10 रिकॉर्ड्स है, ये सेकेंड पेज उस पे नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स है। तो ये हो गए टोटल 20 रिकॉर्ड्स। और जो नेक्स्ट पेज होगा उस पे 6 रिकॉर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारे 26 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक पेज पे अगर मैं 5 रिकॉर्ड कर दूँ तो पहले 5 रिकॉर्ड इस पेज पे, देन 6 टू इस पेज पे, देन 11 टू 15, उसके बाद 16 टू 20, उसके बाद 21 टू 25, देन जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है यहाँ पे हमारा पेजिनेशन भी काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आईडी के ऊपर ये जो दिख रहा है, आईडी के ऊपर मैं गया, इस ऐसा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो आप यहाँ पे भी यूआरएल में आप देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सॉल्ट में आ जाता है, सॉल्ट। और ये देखो ASC आईडी, यहाँ पे देखिए आईडी दिख रहा है और ये दिख रहा है असेंडिंग। तो आईडी असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया है। और अगर अब क्लिक करूँगा तो देखिए आईडी और डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया है। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट पेज है हमारा उस पर हमारे 30 29, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए 26 25 24, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसको अगर और एक बार क्लिक करते हैं, जो सॉर्ट है पूरा हट गया। तो 3 इसमें चीज़ें हैं। एक बार जब सॉर्ट पूरी तरीके से है ही नहीं, एक बार क्लिक किया तो असेंडिंग में है, अगर एक और बार क्लिक किया तो डिसेंडिंग में, एक और बार क्लिक किया तो फिर से टाइप हो गया। स्टूडेंट कोड को सॉर्ट करते असेंडिंग में, कोड को डिसेंडिंग में अगर सॉर्ट करेंगे तो देखिए डिसेंडिंग में आ गया और यहाँ पे ये निकल गया। अगेन फर्स्ट नेम पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए 20, फिर 6, फिर 8, फिर 11, ये कुछ भी ऑर्डर रहा है। पर यहाँ पे नेम में अगर आप देखिए नेम के ऊपर सॉर्ट किया है तो ए से फिर ए, इसको साइज इसका बढ़ा देते, फिर ए, फिर उसके बाद ये जो बी से स्टार्ट होने वाला है वो, फिर सी वाला कोई नाम शायद नहीं है, देन डी से स्टार्ट होने वाला, देन, तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होके आ गया। इसको अगर डिसेंडिंग करेंगे तो वाई से, देन वी, टी, तो अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। एक और बार क्लिक करेंगे तो सॉर्ट हट जाएगा। तो जो नेचुरल ऑर्डर है हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर, उस हिसाब से यहाँ पे आ गया है। तो गाइज आपने देखा, हमने जो स्टैटिक डेटा था उसको हमने हटा दिया और हमने अपने एपीआई से डेटा को जो स्टूडेंट क्रॉड डैशबोर्ड का जो टेबल था उसके अंदर बैकएंड से हमने डेटा लेके आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने वो डेटा शो कर दिया। और जो हमने क्रॉस ओरिजिन का इशू था, जो ब्राउज़र में अक्सर आता ही है, जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं क्रॉस ओरिजिन का इशू वहाँ पे आता है, उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है वो भी हमने देखा। और आप ये जो रिवर्स प्रॉक्सी जो है, ये चीज़ आप गूगल पे सर्च करें, देखें क्या होती है, क्योंकि ये जो है ये अच्छा तरीका है किसी भी क्रॉस ओरिजिन वाले इशू को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये क्रिएट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम न्यू स्टूडेंट क्रिएट कर सके, इसके लिए हम लोग वो फॉर्म बनाएंगे। तो आप एम्प्लॉयज़ में अगर जाके देखेंगे, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो था उसमें ये फॉर्म मिल रहा है एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। तो वैसे ही स्टूडेंट में जब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वहाँ पे वैसा फॉर्म सेटअप करेंगे स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए। और हम वहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ में फिर से चलता हूँ क्रिएट, तो ऐसा ही सेम फॉर्म स्टूडेंट के लिए क्रिएट। तो यहाँ पे नेम है, उसकी जगह हमारा आएगा वो फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, जो भी फील्ड्स है स्टूडेंट्स की
वैसा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने पे हमारा जो भी ये क्रिएट वाला एपीआई यहाँ पे है, ये क्रिएट वन का, ये कॉल हो जाएगा और हमारे स्टूडेंट स्टोर हो जाएगा। ये सेटअप हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।